वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। फॉरेंसिक वाले पार्ट में हम बायो स्टडी रूल्स 2017 डिस्कस कर रहे थे। उसमें थर्ड रूल है हमारे पास एप्लीकेशन एंड इशुएंस ऑफ लाइसेंस। सबसे पहला, जब भी हम एप्लीकेशन करेंगे CRO मतलब जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, क्लिनिकल ट्रायल साइट है, या बायो अवेलेबिलिटी सेंटर, बायो इक्विवेलेंस सेंटर या लेबॉर्ट्री, किसी भी चीज़ के लिए अगर हम इनमें से लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जो है फॉर्म 1 के थ्रू सबमिट करेंगे, और वो एप्लीकेशन जो होगी वो चेयरमैन या सेक्रेटरी जो हमारे पास क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी का उसके लिए होगी। सेकंड, हमारे पास जो भी ऐसी एप्लीकेशन होगी उसमें सारे के सारी जो है ना नेसेसरी रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, डाटा रिक्वायर्ड है, वो सब के सब होंगे। और साथ जो है नॉन रिफंडेबल फ़ीस जो भी स्पेसिफाइड है अंडर दिस एक्ट वो दी जाएगी, ठीक है। और फ़ीस जो पे की जाएगी वो ड्रैप के बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट कराई जाएगी। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है उस एप्लीकेशन में तो वो जो है एंटरटेन नहीं की जाएगी या वो रिसीव नहीं की जाएगी। फिर रिसीव्ड एप्लीकेशन जो है वो डिवीज़न ऑफ फार्मेसी सर्विसेज जो है ड्रैप का, वो उसको फर्दर प्रोसेस करेगा, इसको जो है स्क्रूटनाइज़ करेगा, उस प्रोसेस से पूरा गुजारेगा। फिर जैसे ही एप्लीकेशन को रिव्यू कर लिया जाएगा और कंसर्न जो सेक्शन है वो उसकी पूरी इवैल्यूएशन कर लेगा, तो उसके बाद वो जो है क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी के सामने पेश की जाएगी। जैसे उनकी नेक्स्ट मीटिंग होती है तो उसमें वो जो है रिपोर्ट रिव्यू जो भी उन्होंने किया होगा वो उसके सामने रख देंगे, CSC के सामने। फिर क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी जो है वो एप्लीकेशन को रिव्यू करने के बाद डिसाइड करेगी कि आया कि इसको अप्रूव किया जाए या रिजेक्ट किया जाए एप्लीकेशन को। मगर वो किस चीज़ को जो है जहन में रखेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास एप्लीकेशन आई है उसमें जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे कि इसमें हमारे पास जो है पब्लिक इंटरेस्ट क्या है। कोई भी क्लिनिकल स्टडी करने जा रहे हैं तो मेन मकसद तो यही होता है कि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना। कोई भी नई ड्रग पे या किसी पे इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है ड्रग पे, तो मेन मकसद यही होता है, तो उसको जो है वो मद्देनज़र रखते हैं फिर उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी इशुएंस या रिन्यूअल होगी लाइसेंस की तो क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी जो है वो सारी की सारी कंडीशंस देखेगी लाइसेंस के लिए, जो भी अंडर रूल नंबर 4 मेंशन्ड है। तो अब ये एक हमारे पास मेन चीज़ आ जाती है कि कंडीशंस जो भी हैं लाइसेंस के लिए वो जो है रूल नंबर 4 के अंडर आ जाती हैं। तो वो सारी की सारी कंडीशंस जो है वो देखेंगे कि एप्लीकेंट की उससे मीट कर रही हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उसके बाद जो है वो इशू या रिन्यूअल कर देंगे लाइसेंस। सर्टिफिकेट ऑफ लाइसेंस जो बन रहे हैं अब बायो अवेलेबिलिटी सेंटर या बायो इक्विवेलेंस सेंटर, उनके लिए जो भी सर्टिफिकेट इशू होगा वो जो है फॉर्म 4 पे इशू होगा। जबकि जो सर्टिफिकेट ऑफ लाइसेंस बन रहा है CRO के लिए, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या क्लिनिकल ट्रायल साइट या लेबॉर्ट्री बन रही है क्लिनिकल ट्रायल के लिए, तो उसमें जो है फॉर्म 5 पे इशू होगा सर्टिफिकेट, ठीक है। दो और यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाती है कि बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस सेंटर के लिए फॉर्म 4, जबकि CRO क्लिनिकल ट्रायल लेबॉर्ट्रीज़ जो भी हैं उनके लिए जो है फॉर्म 5 पे इशू होगा सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर कोई भी एप्लीकेशन CSC की तरफ से रिजेक्ट होती है या उसकी जो डिसीशन आई है उससे अगर एप्लीकेंट अनसेटिस्फाई है तो वो जो है अपील कर सकता है अंडर रूल नंबर 23 के। कंडीशंस फॉर लाइसेंस रूल नंबर 4 हमारे पास। अब कंडीशंस क्या क्या हैं लाइसेंस के लिए? एप्लीकेंट जो है ना वो प्रॉपर प्रीमिसेस मतलब जहाँ पे वो रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं वो जो है प्रॉपर प्रीमिसेस हों। उसके अलावा प्रॉपर उसकी साइज़ और कंस्ट्रक्शन जो रिक्वायर्ड है एक क्लिनिकल ट्रायल के लिए वो सब कुछ हो। उसके अलावा ऐसे एरिया में होनी चाहिए उसकी कंस्ट्रक्शन जहाँ पे जो है कोई बदबूदार चीज़ें ना हो, इस तरह का कोई कंटामिनेशन वाला एरिया ना हो कि वहाँ से जो है कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाएं। उसके अलावा उन प्रेमिसेस में जो है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होने चाहिए पर्सनल यूज़ के लिए, और उसके अलावा इमरजेंसी फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स भी होनी चाहिए। इमरजेंसी की कंडीशन में कोई फायर वगैरह लग जाती है वहाँ पे तो उसकी अरेंजमेंट्स भी प्रॉपर उन प्रेमिसेस के अंदर होने चाहिए। उसके अलावा एप्लीकेंट जो है वो प्रॉपर एडिक्वेट स्पेस
फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे। जो भी हमारे पास रिसर्च का पर्पज़ है, जो रिसर्च कंडक्ट करनी है, उसके लिए जितने भी एडिक्वेट स्पेस, फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, तो एप्लीकेंट वो सब के सब जो है ज़रूर प्रोवाइड करें। उसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल या बायो लेवल, बायो इक्विवेलेंस या बायो एनालिसिस एक्टिविटीज़ जो है वो हमेशा किसी भी जो है ना कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ की अंडर ही काम कर रहे होंगे। मतलब जो भी इस तरह के काम हो रहे होंगे वो डायरेक्शन सारी की सारी जो है अंडर द सुपरविजन ऑफ कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ होगा, ठीक है। चाहे फिर उसके पास जो है एक डिग्री हो या एटलीस्ट एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, रेलेवेंट फील्ड में उसकी डिग्री हो मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड, चाहे फिर वो पाकिस्तान से की हो उसने या अब्रॉड से की हो, और उसके अलावा क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस भी हो जो हमारे पास क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी बताए कि ये एक जो है एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन काफ़ी हैं इस रिसर्च स्टडी के लिए। मतलब सिंपल ये कह सकते हैं कि हम जो वो रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल या जो भी हमारे पास बायो एक्विवेलेंस स्टडीज़ हो रही हैं, एक तो वो जो है कॉम्पिटेंट स्टाफ के अंडर हो रही होंगी सुपरविजन में, तो वो जो स्टाफ है उसकी प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन भी हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो या अब्रॉड से मेडिकल साइंसेज़ में जो उसने क्वालिफ़िकेशन हासिल की हो। उसके अलावा उसका जो है रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जो क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी ने डिफ़ाइन किया हुआ हो। उसके अलावा सफिशेंट क्लिनिकल सपोर्ट स्टाफ भी मौजूद होना चाहिए। साथ में जो है दूसरा सपोर्ट स्टाफ भी होगा क्लिनिकल, जैसे फ्लेबोटॉमिस्ट है हमारे पास, फ्लेबोटॉमिस्ट जो है ब्लड ड्रा करके देने वाले। तो इस तरह से जो है क्लिनिकल स्टाफ भी प्रॉपर होना चाहिए। उसके अलावा एप्लीकेंट जो है वो यकीनी बनाएगा कि स्टाफ जो भी इन्वॉल्व हो रहा है ना बायो अवेलेबिलिटी या बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ में या बायो एनालिसिस स्टडीज़ में, वो सब के सब जो है ना ट्रेन किए गए हैं अकॉर्डिंग टू गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस या गुड लेबॉरेटरी प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस। इनके अकॉर्डिंग जो है उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है। उसके अलावा जो भी ऑडिट के प्रोसीजर्स हैं या SOPs हैं, सब चीज़ें जो है वो प्रॉपर वहाँ पे होनी चाहिए प्लेस पे। उसके अलावा जो हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स या स्टडी हो रही है, रिसर्च हो रही है, वो जो है लाइसेंस प्रीमिसेस के अंदर ही होनी चाहिए। मतलब जो एरिया CSC ने डिफ़ाइन किया है, वो जिसको जो है अथॉरिटी दी है एरिया को, उसी एरिया के अंदर रहते हुए वो जो है काम होना चाहिए। उसके अलावा लाइसेंस प्रीमिसेस जो भी हैं, जो भी एरिया ऑथराइज्ड है उस स्टडी के लिए, उसकी जो है मेंटेनेंस प्रॉपर होनी चाहिए। वहाँ पे मतलब प्रॉपर क्लीनिंग हो, सब चीज़ें जो है प्रॉपर से प्लेस की गई हों, और वेस्ट वहाँ पे या जो भी वर्म वगैरह है वो वहाँ पे एक्यूमुलेट ना हो रहे हों, वेस्ट वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रखा जाए। उसके अलावा अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस जैसे खाना खा रहे हैं या स्मोकिंग वगैरह, ये सब चीज़ें जो है रिसर्च वर्क एरिया में नहीं की जाएगी। जहाँ भी रिसर्च वर्क किया जा रहा है उस एरिया से दूर होंगी ये सब चीज़ें, स्मोकिंग या खाना खाना, ये जो भी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो है प्रॉपर क्लीन अप्रोप्रिएटली वेंटिलेटेड टॉयलेट फैसिलिटीज़, जिसमें जो है वॉशिंग और चेंजिंग रूम भी होंगे जहाँ पे क्लॉथ चेंज कर सके स्टाफ जो भी है, वो सब की सब जो है होनी चाहिए। उसके अलावा पर्सनल उनके लिए जो है ना ये सारी की सारी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ हों। जो भी गारमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो भी क्लॉथिंग वगैरह, ये सब स्टाफ जो भी यूज़ कर रहे हैं वो हाइजेनिक होने चाहिए, वो प्रॉपरली वॉश्ड और हाइजेनिक हो। हाई स्टैंडर्ड पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए। जो भी पर्सन्स वहाँ काम कर रहे हैं उनकी भी देखना है कि वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर भी रहे हैं या नहीं, जो भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा पर्सन जो कम्युनिकेबल डिज़ीज़ कैरी कर रहा हो, लाइक कोविड था हमारे पास कि वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो सकती थी, तो इस तरह की कोई भी डिज़ीज़ जो हो किसी भी स्टाफ के अंदर, या इस डिज़ीज़ का कैरियर हो, या कोई भी ओपन वुंड इन्फेक्शन वगैरह हो, तो वो जो है वहाँ पे काम नहीं कर सकता। मतलब जिस भी पर्सन के अंदर इस तरह की डिज़ीज़ फ़िलहाल है, तो जब तक वो डिज़ीज़ उसकी क्योर नहीं हो जाती या कोई ज़ख़म वगैरह है वो ख़त्म नहीं हो जाता, तो तब तक वो जो है रिसर्च एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। उसके अलावा एप्लीकेंट क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, एडिक्वेट फैसिलिटीज़ जो है फ़र्स्ट एड और एमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और उसके अलावा जो है एम्बुलेंस की फ़ैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए।
वहाँ पे जो भी ट्रायल सब्जेक्ट हैं या जो भी स्टाफ है, दोनों के लिए स्टाफ काम कर रहा है या जो भी जिन पे हम क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म कर रहे हैं वो पर्सन्स, उनके लिए जो है प्रॉपर फैसिलिटीज़ हों कि फ़र्स्ट एड कोई भी रिक्वायर्ड है या इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है तो सारी उसकी फ़ैसिलिटीज़ हैं। उसके अलावा एम्बुलेंस भी मौजूद होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई क्रिटिकल केस हो जाता है तो उसे जो है फौरी तौर पे ऑथराइज्ड टर्शरी केयर हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा जितने भी वर्कर्स हैं उनकी मेडिकल इंस्पेक्शन की जाएगी। एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे भी जब उनको हायरिंग की जा रही है तब भी उनका मेडिकल इंस्पेक्शन किया जाएगा और उसके बाद जो है पीरियडिकली हर साल में एटलीस्ट एक दफ़ा उनका जो है चेकअप किया जाएगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए फैसिलिटीज़ होंगी या जो दूसरी एपिडेमिक डिजीज़ वगैरह हैं उनकी वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब उनकी इनॉकुलेशन की जाती है जब उन्हें वहाँ पे स्टोर किया जाता है तो वो उसके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ मौजूद हों। उसके अलावा प्रिकॉशंस के किए जाएँ, जो भी वर्कर्स हैं उनकी जो है प्रिकॉशन के लिए, सेफगार्ड के लिए प्रॉपर चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जो भी डिज़ीज़ या एक्सीडेंट वगैरह से बचाया जा सके। ठीक है, एक्सीडेंट्स जैसे फ़ायर हैज़ार्ड्स होते हैं, फ़ायर के लिए जो है रखे जाते हैं कि फ़ायर एक्सटिंग्विशर हो गए, तो इस तरह से मुख्तलिफ़ एक्सीडेंट या डिज़ीज़ वगैरह से बचाने के लिए प्रॉपर सेफगार्ड होने चाहिए जो भी स्टाफ या हेल्थ केयर वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी स्पेसिफ़िक कंडीशन रिक्वायर्ड हो उस पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर क्लिनिकल स्टडी के लिए, जो भी CSC डिफ़ाइन करेगी कि ये भी जो है फ़र्दर फैसिलिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू उस स्टडी के। मतलब होता है ना कि किसी स्पेसिफ़िक स्टडी के अंदर कोई स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट है तो फिर वो भी जो है क्लिनिकल स्टडीज़ कमेटी बता सकती है कि ये जो है लाजमी की जाए। रूल नंबर 5 है हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस। जो भी लाइसेंस इशू किया जाएगा एप्लीकेंट को, जब भी उसने एप्लीकेशन की उसके बाद जो लाइसेंस इशू किया गया तो वो जो है 3 साल तक रहेगा। जब भी डेट ऑफ इशू है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर इशू किया जाता है तो आज से लेकर 3 साल तक वो जो है रहेगा लाइसेंस, अनटिल एंड अनलेस उसको सस्पेंड ना कर दिया जाए या कैंसिल ना कर दिया जाए किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो जो है तब तक जो लाइसेंस एक्टिव रहेगा। इसके अलावा रूल नंबर 6 है हमारे पास रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस में क्या है कि लाइसेंस होल्डर जो भी है वो 3 मंथ पहले ही रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर देगा। मतलब अगर हमें पता चलता है कि 3 महीने बाद हमारा लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है तो 3 महीने एक्सपायर होने से पहले ही नेक्स्ट जो है रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर देगा रिन्यूअल फ़ीस के साथ। इसके अलावा अगर इन केस कभी ऐसा भी होता है कि डेट गुजर गई और रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं किया जाए तो 60 डेज़ का टाइम अलाउ किया जाएगा। मतलब एक ग्रेस पीरियड जो है वो 60 डेज़ का दिया जाएगा कि लेट फ़ीस के साथ। अब उस केस में लेट फ़ीस भी लगेगी और उसके साथ फिर वो जो है रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं अंडर दिस एक्ट। अगर उन्होंने विदिन 60 डेज़ भी नहीं किया, मतलब 3 महीने ये भी गुजर गए, एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने के 60 डेज़ बाद फिर वो जो है अप्लाई करना चाहें तो फिर जो है रिन्यूअल नहीं किया जाएगा लाइसेंस। फिर उस केस में क्या होगा कि दोबारा से जो है ना फ्रेश लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाएगा फुल फ़ीस के साथ और फुल रिक्वायरमेंट के साथ, जिस तरह से न्यू एप्लीकेशन की गई थी। तो फिर जो है फ्रेश जो है एप्लीकेशन की जाएगी लाइसेंस के लिए। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एप्लीकेशन और अप्रूवल जो भी क्लिनिकल ट्रायल और बायोलैबिलिटी स्टडी के लिए यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।